हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरी सीए फाइनल ऑडिट की सर्टिफाइड कॉपी। मेरे थे 64 मार्क्स। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मुझे आउट ऑफ आउट मार्क्स मिले। फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स वाले में 5 मिले, 4 में से 4 मिले, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जिसमें मुझे 5 में से एक भी नंबर मिला है, ये एक भी नहीं मिला है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन में से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा कि जिनमें आउट ऑफ आउट मिले उनमें तो मतलब कैसे आपको आंसर लिखना चाहिए, और जिनमें 1 या 2 नंबर मिले उससे हमें मिलेगा सीखने को कि हमें कैसे आंसर नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपनी सर्टिफाइड कॉपी। तो ये देखो, ये है मेरी सर्टिफिकेट में। आपको मेरे 64 मार्क्स थे, और आप देखते हो इसमें 34 मार्क्स है मेरे, जो 70 मार्क्स का हमारा ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आंसर 1A। देखो 1A में मुझे कितने मार्क्स दिए हैं? 5 आउट ऑफ 4, मतलब 5 में से 4 नंबर मुझे मिले हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक ना इंस्टीट्यूट ने इस बार मार्किंग स्कीम जो होती है ना, जो एग्जामिनर्स को दी जाती है कि वो किस तरह से बच्चों के पेपर्स को इवैल्यूएट करना है, वो मार्किंग स्कीम इंस्टीट्यूट ने रिलीज करी है। तो वो मैं मार्किंग के लिए यहाँ पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे आंसर 1 है, 1A की मार्किंग स्कीम कैसे मिली देखो। रेफरेंस टू SQC1, ये आप यहाँ पे देखो, रेफरेंस टू SQC1 कि बच्चे ने अगर SQC1 का नंबर लिखा है, नाम लिखा है, तो उसको 1 नंबर देना है, और फिर ये पॉइंट्स अगर उसने लिखा है तो फिर उसको 4 नंबर देने हैं, और इस तरह से आपके 5 नंबर बनेंगे। तो मैंने अपनी जो मेरी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई कि आपको ऑडिट पढ़ना कैसे है, उस वीडियो मैंने बताया आपको कि ऐसे वगैरह के आपको नाम नंबर अच्छे से याद करने चाहिए, क्योंकि इनके आपको मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे मार्किंग स्कीम में भी ये चीज़ क्लियर हो रही है। ठीक है ना, कि 1 नंबर यहाँ पे इसको अलॉट किया गया। तो अब ये देखो, ये मेरा आंसर है। तो देखो मैंने SQC1 सबसे पहले लिखा हुआ है, SQC1 का नंबर लिखा हुआ। देखो इतना बड़ा नाम था, फिर भी नाम पूरा लिखना है आपको। क्वालिटी कंट्रोल फॉर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू, मतलब पूरा आपको नाम और नंबर तो एज इट इज लिखना। देखो अंडरलाइन भी किया है। एक तो ये चीज मैं आपको पहले ही बताइए कि आपको आंसर नंबर ऐसे क्लियरली लिखना होता है। देन उसके बाद आपको स्टैंडर्ड का नाम और नंबर, SQC1 लिखा है और SQC नाम लिखा है, पूरा ये आपको बताना है। और ये उसकी कंडीशंस होती हैं, ये मुझे नहीं पता यहाँ पे इन्होंने क्रॉस क्यों किया, बट यही SQC1 में कंडीशंस होती है कि आपको ये दो चीज की एश्योरेंस लेनी होती है कि फर्म इनसे कंप्लाई करेगा एंड जो रिपोर्ट्स है वो अप्रोप्रिएट होगी। उसके बाद अभी क्या ना, देखो मार्किंग स्कीम इन्होंने बोला सिर्फ SQC1 का, जबकि हमें पता है कि SQC1 और SA220 काफी सिमिलर है, जो सेम चीज़ों को डील करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसलिए बीइंग ऑन सेफर साइड मैंने SA220 को भी रेफर कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैंने ये देखो कुछ पॉइंट्स भी समझाए हैं जो इन्होंने कहा था कि एनी 4 पॉइंट्स होंगे तो आपको मार्क्स देने, लिखा ना एनी 4 पॉइंट्स 1 मार्क ईच। तो देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे, तो इन्होंने यहाँ पे टिक भी किया, एग्जामिनर देखो चेक भी किया, कंक्लूजन दिया है। जो भी आपका फाइनली कंक्लूजन है कि उनका कंटेंशन करेक्ट है या फिर नॉट करेक्ट मेरा कंक्लूजन है ना, तो पूरा पहले मैंने स्टैंडर्ड समझाया, प्रोविजन समझाए, फिर बताया कि करंट सिनेरियो में क्या होना चाहिए, एंड देन नॉट करेक्ट मेरा फाइनल कंक्लूजन ये। इसको मैंने देखो बड़ा बड़ा कैपिटल में लिखा और अंडरलाइन भी किया है, और एग्जामिनर ने देखो इसी को देख के टिक भी किया हुआ है। तो अगर आप ऐसा आंसर लिखते हो ना कि जिससे क्या है ना, एग्जामिनर के लिए इजी हो जाए, उसको पता लग जाए कि ठीक है बच्चे को ऐसे का नाम भी पता है, नंबर भी पता है, प्रोविजन भी इसने कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है, एंड लास्ट में कंक्लूजन भी इसका ठीक आ रहा है, तो वो सीधा कंक्लूजन देखेगा कि चलो ठीक है बच्चे को नॉलेज, और वो आपका टिक मार्क करता चलेगा। तो यहाँ पे देखो आप कंक्लूजन के आगे इसने टिक करके और मुझे मार्क्स दिए हुए हैं। ऐसे ही ये मैंने मैटर्स कवर किए हैं कि आपको कौन कौन से EQ सिलेबस को कौन कौन से मैटर्स कवर करने चाहिए। अब ये जो कीवर्ड्स है ना, आप मेरी सेपरेट वीडियो देख सकते हो, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया कि आपको फाइनल ऑडिट कैसे पढ़ना चाहिए। उसमें मैंने एक एक चीज़ बताई है कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, क्या कीवर्ड्स, कैसे आपको मेमोरी टेक्निक्स, सब क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैंने मेमोरी टेक्निक्स वगैरह बनाई थी, तो उससे मुझे कीवर्ड्स याद थे, सिग्निफिकेंट मैटर्स, सेलेक्टेड डॉक्यूमेंटेशन, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स, ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट। तो ये सबको मैंने लिखा है और यहाँ पे अंडरलाइन भी किया है। ठीक है ना, अब इसमें ये देखो आप ये इतने पॉइंट्स लिखे हैं, और उसके बाद लिस्टेड एंटिटीज के केस में अलग से ये 3 रिक्वायरमेंट्स हमारी होती हैं। तो वो 3 रिक्वायरमेंट मुझे एज इट इज आती है। फर्दर इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, एक तो आपको इंडिपेंडेंस देखना होता है, एक कंसल्टेशन देखना होता है, और एक वर्क परफॉर्म का डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड देखना होता है। तो मेमोरी टेक्निक इसकी जो थी ना मेरी, वो थी CID मतलब कंसल्टेशन, इंडिपेंडेंस, डॉक्यूमेंटेशन। तो ये आप चेक करोगे ना, शायद SA220 SQC1 में ये होता है कि EQCR जो रिव्यूअर होता है उसको लिस्टेड एंटिटीज के केस में एडिशनल पॉइंट्स क्या रिव्यू करने होते हैं। तो वो 3 पॉइंट्स होते हैं ये वाले CID, कंसल्टेशन, इंडिपेंडेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि यार मेमोरी टेक्निक्स कितनी इंपॉर्टेंट है ना, अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज मेमोरी टेक्निक्स एंड कीवर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो ये आपको 5 में, और ऑडिट में अगर आपको 5 में से 4 नंबर मिल रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है ना, तो ये आपके सामने आंसर था इसका कि आपने कैसे लिखा। एक बार मैं पूरा फिर से दिखा देता हूँ। सबसे पहले आंसर नंबर क्लियरली लिखा, फिर स्टैंडर्ड का नाम लिखा, नंबर लिखा, ठीक है ना, उसके बारे में थोड़ा प्रोविजन समझाया, SA220 लिख दिया, फिर मैंने बता दिया क्या क्या आपको एस्पेक्ट्स कवर करने चाहिए, ये अभी तक कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, एक कंक्लूजन बताया बीच में, अंडरलाइन भी किया उसको, एंड देन लिस्टेड एंटिटीज के क्या होना चाहिए वो भी अच्छे से समझा दिया। ठीक है ना, आप देख सकते हो ये रहा 5 में से 4 नंबर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 में से 2 नंबर मुझे दिए इन्होंने। अभी देखो इसमें ना ये गलत ही गलत चल रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो था ये रिलेटेड पार्टीज एंड फ्रॉड से रिलेटेड था, कि रिलेटेड पार्टीज एंड फ्रॉड ये दोनों इसमें टर्म्स यूज हो रही थी। तो इन्होंने देखो फ्रॉड स्पेसिफिक कंसिडरेशन का 1 मार्क है, और एनी 4 पॉइंट्स का 4 मार्क्स है, ये वाले जो आपने इससे रिलेटेड लिखे हैं कि कौन कौन से मैटर्स आपको एड्रेस करने हैं। अब इसमें क्या ना, रिलेटेड पार्टीज एज वेल फ्रॉड दोनों की बात थी, तो मैंने दोनों ऐसे रेफर किए। एक तो फ्रॉड का SA240, तो उसका नाम भी लिखा है, नंबर भी लिखा है, ठीक है ना, इसका मीनिंग समझा है। उसके बाद फर्दर
जो रिस्क से रिलेटेड था, रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड जो ऐसे उसका भी नाम नंबर मैंने यहाँ पे बताया है। और फिर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन कौन से ऐसे फैक्टर्स जिनमें स्पेशल कंसिडर वो भी समझा। फिर रिलेटेड पार्टी की बात इसलिए ऐसे 550 भी था। तो अब देखो तीन एक ही सॉल्यूशन के अंदर तीन स्टैंडर्ड्स का यूज हुआ है, तो मैंने तीनों का नाम नंबर जो जो मुझे लगा कि यार रेलेवेंट हो सकता है वो सारे आप लिख दो, ठीक है, जितना आपको लगता है कि रेलेवेंट होना चाहिए। तो ये समझा है। अब ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए। वो मुझे देखो टू बी ऑनेस्ट मुझे अच्छे से याद नहीं थे कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, तो मैंने अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखे। तो इसीलिए मुझे मार्क्स भी इन्होंने पूरे नहीं दिए, 5 में से 2 ही नंबर मिले हैं, टिक किए हुए हैं लेकिन पूरे मार्क्स नहीं दिए हुए, ठीक है। तो जितना हो सके आपको पॉइंट्स ऑडिट में एज इट इज याद करना है, उनको एज इट इज ही लिखना है, उसी के मार्क्स मिलेंगे। हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि जो एग्जैक्ट अगर मैंने लैंग्वेज लिखा हो तो उसमें इन्होंने पूरे नंबर दिए। यहाँ पे मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है कि मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें इन्होंने नंबर बहुत कम दिए हैं, ठीक है। ओके ये क्वेश्चन। इसके बाद 1C में कितने मार्क्स मिले? 2 आउट ऑफ 4। अब इसमें ना ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट वाला था। फ्रैंकली ये भी मुझे अच्छे से कुछ ज़्यादा आता नहीं था, बट स्टिल जितना मुझे आता, मैंने कभी भी पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहिए। आपको कुछ भी आता है ना यार, कुछ तो लिखा हो, आधा 1-1.5 नंबर जो मर्जी मिले वो अच्छा है यार। ब्लैंक कभी मत छोड़ो, प्रोवाइडेड यू हैव टाइम। अगर टाइम है तो आप कभी भी ब्लैंक मत छोड़ो, क्योंकि ब्लैंक छोड़ा तो वो तो कंफर्म नहीं है कि उसमें जीरो आएगा। कुछ लिख दो तो मे बी यार कुछ आपका बाई चांस कोई कीवर्ड मैच हो गया, कोई स्टैंडर्ड मैच हो गया, व्हाटएवर, तो आधा 1 नंबर कहीं से भी आ सकता है। अब ये ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट है ना, इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा चैप्टर मैंने अच्छे से किया नहीं था। स्टिल मैंने थोड़ा सा ये बता दिया कि इन्वायरमेंट होता क्या है, ठीक है ना, ऑडिटर को क्या क्या एस्पेक्ट्स कंसिडर करने होते हैं, तो ये थोड़ी सी कीवर्ड्स लिख दिए, टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो इसमें होते हैं। तो उसके बाद ये बता दिया कि ठीक है आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। एक होटल के बारे में था, तो फ्रंट डेस्क ऑपरेशंस, और ये सब मैंने खुद से बनाया है। तो ऑफकोर्स आप देख सकते हो इसमें कुछ भी मार्क नहीं दिए हुए इन्होंने, ठीक है ना। तो ये मेरी खुद की लैंग्वेज बनाई तो कोई मार्क्स नहीं मिले। तो ये अब आप इसको कुछ भी समझो, लेकिन ऐसा ही है, ऑडिट में यही होता है कि आप खुद की लैंग्वेज में ज़्यादा लिखोगे तो बहुत ही रेयर चांस है कि आपको मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए मुझे इसमें से 4 में से 2 नंबर मिले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 2A में मुझे मार्क्स कितने मिले? 5 में से 1 नंबर। अब इसमें इतनी क्या गलती? अब ये क्वेश्चन ही शायद मुझे समझ नहीं आया। ये था इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये कैश से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर था, बट मैं मेरे ख्याल से ऑफ ट्रैक हो गया था। मैंने गाइडेंस नॉट ऑन इंटरनल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये ICFR को एक्सप्लेन कर दिया, उसके क्या वो होते हैं, उसके एस्पेक्ट, उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना, और इंटरनल कंट्रोल से रिलेट करके बता दिया। तो सब कुछ है, देखो आप जगह जगह क्रॉस लगा हुआ है। तो अगर आप ऑफ ट्रैक चले जाओगे ना यार, बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक, आपको जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो फिर आप चाहे कुछ कुछ मर्जी लिखते रहो। अब कहने को ये सब कुछ वैसे सही है, लेकिन इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ये कॉन्सेप्ट ये सही है लेकिन इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सब जगह 0 0 0 है। देखो कट कट कट। और ये बस, हाँ इन्होंने कैश रिलेटेड पूछा तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स अपने हिसाब से बना दिए कि ठीक है कैश में ये होना चाहिए कि ऑडिटर ये चीज़ें चेक कर सकता है, तो उन्होंने चेक करके मुझ पर दया करके 1 नंबर मुझे दे दिया, ठीक है। तो यही है कि ब्लैंक मत छोड़ो, कुछ नहीं भी आता तो कुछ तो लिखो। अब मुझे ये इस क्वेश्चन का कुछ भी नहीं पता था, स्टिल मुझे पता था कि कैश का इंटरनल कंट्रोल पूछ रहे हैं, तो मेरी कॉमन नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं लिख दिया, तो मुझे 1 नंबर मिल गया। अब यार एक नंबर की आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंस होती है ना, तो 1 नंबर यहाँ पे मुझे मिल गया। तो ये एक ही मुझे मिला पूरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे मिला है 5 में से 3 नंबर। अब ये किसका था? ये कारो का क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, 2B मैं आपको दिखाता हूँ मार्किंग स्कीम में इन्होंने क्या बोला है। 2A तो ये हो गया हमारा, B ये रहा कारो वाला क्वेश्चन। इन्होंने क्या बोला देखो, ये रहा मार्किंग। देखो कैसे, सबसे पहले तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन भी समझाने और एक्सप्लेनेशन भी समझानी है, तो उसका 1 नंबर है। फिर कारों के प्रोविजन और एक्सप्लेनेशन समझानी है, उसके 2 नंबर है। फिर मैनेजमेंट के बारे में बताना और रिपोर्टिंग के बारे में बताना, ये सब चीजें कवर होगी ना तब जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब कंपनीज एक्ट, अब इसमें क्या था ना, वो इन्वेंट्री वाला क्वेश्चन था ये कि आपका वर्किंग कैपिटल, अगर आपने लोन वर्किंग कैपिटल लोन ले रखा है तो आपको आपके बैंक्स को रिपोर्टिंग करनी होती है, वो आपको रिकनसाइल होना चाहिए। तो कंपनीज एक्ट में भी रिक्वायरमेंट है शेड्यूल 3 में, जो मुझे नहीं याद रही ऑनेस्टली। तो मैंने कंपनी एक्ट का रेफरेंस यहाँ पे नहीं दिया, सीधा देखो मैं कारो से स्टार्ट कर रहा हूँ। एज पर कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर कारो 2020, पैरा भी लिखा है मैंने यहाँ पे। अब इन्होंने ना देखो लिखा है प्रोविजन, तो मतलब प्रोविजन का मतलब क्या है कि आपको कारो का प्रोविजन लिखना चाहिए, कारो का क्या क्लोज नंबर है वो सब आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो पैरा 3.2, ये देखो मैंने पैरा नंबर लिखा हुआ है साफ, पैरा 3.2 में कि ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई, ये मैंने वो लिखे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है कारों के अंदर, कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, अगर डिस्क्रिपेंसी 10% और मोर है, उसके बाद अगर आपने लोन लिए इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़, तो जो ये की टर्म्स होते हैं इनको आप अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, ताकि एग्जामिनर को क्लियरली दिखे कि आपको आता है, ठीक है। 10% और मोर मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, एक्सेस ऑफ 5 करोड़ मैंने क्लियरली अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है ना। इन एग्रीमेंट, तो जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते चलो। तो इसमें देखो एग्जामिनर ने भी यहाँ पे टिक किया हुआ है। नेक्स्ट में अब यहाँ पे क्या है, इंस्टेंट केस। अब फिर मैंने बताया कि करंट केस, करंट सिनेरियो में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे इतने का लोन है ये, और उसके बाद कंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो मार्केट में कंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट का 1 नंबर है अलग से, तो हमें लिखा है कि कंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज इनवैलिड। इनवैलिड को मैंने कैपिटल करके अंडरलाइन किया और यहाँ पर इसका 1 नंबर। यही अगर आप ये एक लाइन नहीं लिखते हो ना, आपका 1 नंबर स्ट्रेट जाएगा, समझ रहे हो। तो ये मार्किंग स्कीम ये आप लोगों के लिए बून है, हमारे टाइम तो नहीं आई थी ये, इस बार जो हमने आरटीआई सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाई है ना, उसमें इंस्टीट्यूट ने मार्किंग स्कीम लगा के भेज दी।
तो इसलिए आपको यहाँ से बहुत ही हेल्प मिलेगी कि यार इंस्टीट्यूट किस किस चीज़ के मार्क्स रखता है। तो आप क्लियरली देख सकते हो, एक इस लाइन के 1 नंबर मुझे मिला हुआ। मैंने इतनी बड़ी कहानी लिख दी, सब कुछ समझा दिया, कारों में क्या प्रोविजन है, करंट में क्या ये वो, लेकिन अगर ये कंक्लूजन लिखा है ना, 10 द कंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज इनवैलिड, इस पे 1 नंबर दिया हुआ है। अब आप देखो ये इंपॉर्टेंस होती है। अब उसके बाद मैंने ये भी लिखा हुआ है, ये देखो रिपोर्टिंग पैरा 3(2)B, इतनी डिटेल तक आपको ये ना यार, अभी आपको लग रहा होगा कि इतना इतना कैसे याद होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, कारों के केस में बहुत बार एमसीक्यूज भी सिर्फ इसी बेसिस पर आ जाते हैं कि ये ऐसे 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 रिपोर्टिंग है, आप बताओ ये कारों के कौन से क्लोज में रिक्वायर्ड है, और ऑप्शन कैसे होंगे 3(2)A 3(2)B 3(2)C, इस तरह जो व्हाटएवर इट इज। तो इस तरह आपको, अगर आप क्लोज नंबर याद नहीं करोगे ना, तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में भी मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं और एमसीक्यू भी आप मार्क्स लूज कर सकते हो। इसलिए आई वुड रेकमेंड कि आप जितना हो सके कारों के क्लोजेस याद करो। तो आपको इस क्वेश्चन में भी साफ दिख गया है कि इन्होंने प्रोविजन के भी मार्क्स रखे हुए हैं, समझ आई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2C में क्या है, 4 में से 1 नंबर। अब ये मेरा गलत होगा, हाँ ये तो यार वो था आपका प्रोफेशनल एथिक्स में जो आपका होता है कि सेल ऑफ गुडविल से रिलेटेड, तो ये आई डोंट नो, मेरा पूरा ही कंक्लूजन सब कुछ ही गलत हुआ है। मैंने लिखा तो बहुत था इसमें, काउंसिल गाइडलाइंस क्या होना चाहिए, पार्टनर डेथ है तो क्या होना चाहिए, सोल प्रॉपर्टी डेथ है तो क्या होना चाहिए, और आईसी को इंटीमेशन देना चाहिए। मैंने 1 नंबर यहाँ पे दिया है कि एक कॉन्सेप्ट का दिया, लेकिन जो कंक्लूजन था ना मेरा, वो कंक्लूजन गलत हो गया। तो आप देखो तो इन्होंने पूरा क्रॉस किया हुआ है, कंक्लूजन मेरा पूरा गलत। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसमें अगर नहीं थी तो फिर वो मार्क्स जाने ही थे आपको। तो 1 नंबर आपको अंडर उसके मिल गए एक्सप्लेन करने के। तो इसमें देखो यहाँ पे ना रेफरेंस टू क्लोज प्रोविजन, तो ये कंक्लूजन और कंक्लूजन टू बस ये है, तो इसमें से इन्होंने 1 नंबर ऐसे दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3A। अब 3A में देखो आपको 5 में से 4 नंबर मिले हैं। अब इसमें देखते हैं कि ऐसा क्या किया है। अब 3A में क्वेश्चन क्या था, ये देखो मार्किंग स्कीम में दिखाता हूँ आपको। रेफरेंस टू क्लोज 22 एंड रिपोर्टिंग का 1 नंबर है, मतलब आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड चाहिए, तो आपको क्लोज 22 अगर आपने लिखा है, रेफरेंस का मतलब है क्लोज नंबर लिखा होना चाहिए, एंड उसकी रिपोर्टिंग बताइए तो 1 नंबर। नेक्स्ट पॉइंट में क्लोज 21H नाम लिखा है एंड रिपोर्टिंग करिए तो 2 नंबर। और नेक्स्ट क्लोज 29A प्रोसीजर लिखिए और रिपोर्टिंग लिखिए तब 2 नंबर, ठीक है। मैंने अपनी दूसरी वीडियो में भी क्लियरली बोला था कि आपको कारो एज वेल एज टैक्स ऑडिट के भी क्लोजेज याद करने हैं। क्यों करने हैं, यहाँ से आपको आप क्लियरली देख सकते हो मैंने क्यों बोला था, क्योंकि इसके भी मार्क्स मिलते हैं। तीनों में ही देखो सिर्फ क्लोज रेफरेंस करने के मार्क्स, अगर आप क्लोज ही रेफर नहीं करोगे। अब मेरे 5 में से 4 नंबर क्यों है, देखो टैक्स, पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ये मैटर्स, कैरिंग आउट टैक्स ऑडिट ये करना है। सबसे पहले क्लोज 22 देखो मार्किंग स्कीम में था, क्लोज 22 रेफर करने के मार्क्स देने हैं। क्लोज 22 मैंने लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, यहीं पर एग्जामिनर ने चेक किया हुआ है, समझ रहे हो। उसके बाद ये देखो सेक्शन तक बताया, एमएसएमई एक्ट होता है जिसमें इंटरेस्ट वगैरह की आपकी रिपोर्टिंग जाती है। तो सेक्शन 23 ऑफ एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट है वो आपकी उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो फॉर्म 3CD क्लोज 22 रिपोर्टिंग जाएगी। मैंने रिपोर्टिंग बताई, तो फॉर्म 22 एंड रिपोर्टिंग, तो उसका इन्होंने 1 नंबर मुझे दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट में इन्होंने बोला 21H, देखो मुझे क्लोज याद था, क्लोज 21H मैंने लिखा, फिर इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन लिखा, फिर ये लिखा कि आपको क्या नहीं होना चाहिए, फिर रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टिंग, तो रिपोर्टिंग लिखी है 3D रिक्वायर्स डिस्क्लोजर ऑफ सच एक्सपेंडिचर इन क्लोज ईयर, दस द ऑडिटर शुड रिपोर्ट द सेम, तो रिपोर्टिंग भी लिखी है, तो 2 नंबर इन्होंने इसके दे दिए मुझे, ठीक। नेक्स्ट क्या था, रेफरेंस टू क्लोज 29A। अब यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हो गया कि जो इसका क्लोज 29A था या B था, एंड गलती से मैंने क्लोज 29B लिख दिया। अब आप देखो क्या था इन्होंने कि रेफरेंस एंड रिपोर्टिंग के 2 मार्क्स मिलते हैं। अब मेरा 29A तो गलत हो गया, मैंने 29B लिखा है, तो यहाँ पे टिक नहीं है, देखो ऊपर टिक था, यहाँ टिक नहीं है, तो यहाँ पे 2 की जगह 1 नंबर मिला है मुझे। उसके बाद मैंने सेक्शन तक लिखा, मुझे याद था कौन सा सेक्शन इसमें रेफर करना है, इनकम टैक्स एक्ट का, ठीक है। और रिपोर्टिंग लिखी है तो उसमें 1 नंबर दे दिया, तो 1 नंबर यहाँ पे मेरा सीधा सीधा इस बात का चला गया कि मैंने क्लोज 29A की जगह 29B लिख दिया। तो इससे हमें पता लगता है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के क्लोजेस को याद करना कितना इंपॉर्टेंट है। एक नंबर पूरा आप अलॉट किया हुआ है सिर्फ क्लोज नंबर याद करने को, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लग गया कि आपको टैक्स ऑडिट के क्लोजेस याद करने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 3C में क्या, 4 में से 4 नंबर। अब भाई ऐसा क्या आंसर लिखा, चलो देखते हैं। अब ये था पीयर रिव्यू से रिलेटेड। अब देखो क्या है ना, अगर आप देखो पीयर रिव्यू वाला जो क्वेश्चन होता है, एक तो क्वालिटी रिव्यू, पीयर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीयर रिव्यू वाला जो क्वेश्चन होता है ना, चैप्टर होता है, उसके अंदर लिखा होता है कि जो स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू है, इट शैल बी डीम्ड टू बी काउंसिल गाइडलाइंस। और अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू का ब्रीच करते हो तो इट शैल बी डीम्ड कि आपने काउंसिल गाइडलाइंस का ही ब्रीच किया है, एंड अकॉर्डिंगली वो आपको प्रोफेशनल एथिक्स में फॉल कर जाएगा, तो आपके लिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बन जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। 3C देखो, तो इन्होंने क्या 3C में क्या रिक्वायरमेंट मांगी है, मेरा इसमें फॉल करेगा। एक तो क्लोज 1 विद एक्सप्लेनेशन, ये उसकी बात कर रहा है प्रोफेशनल एथिक्स की 2 मार्क्स मिलेंगे। लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट कौन कर सकता है, इस बात का भी 1 नंबर है, और कंक्लूजन का भी 1 नंबर है। मैंने देखो क्या क्या लिखा है, एक तो स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू का रेफरेंस दिया है, ठीक है।
कौन कर सकता है, एक लेवल 1 एंटिटीज़ के बारे में बताया। फिर मैंने बताया कि ये वाली एंटिटीज़ जो सारी आपकी लिस्ट आती है ना लेवल 1 में, वो वाली एक्सप्लेन करिए कि हाँ बैंक्स का, इंश्योरेंस का, पीएसयूज का और स्टैट्यूटरी इंडियन एंटिटीज़ की। अभी क्वेश्चन में लिस्टेड एंटिटीज़ का रेफरेंस था तो मैंने लिस्टेड एंटिटीज़ को अंडरलाइन किया हुआ है। देखो मार्किंग स्कीम में लिखा था कि ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़ कवर किया हो तो 1 नंबर देना है। यहाँ एग्जाम मैंने लिस्टेड एंटिटीज़ को जानबूझ के अंडरलाइन किया, एग्जामिनर ने इसको देख के टिक भी किया हुआ है कि हाँ बच्चे को लिस्टेड एंटिटीज़ का पता है। नेक्स्ट सॉरी, फिर मैंने सेबी रेगुलेशंस का भी रेफरेंस दिया है कि इन्होंने पूछा था ना ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज का 1 नंबर है, तो देखो मैंने बताया कि ऑडिट ऑफ ए लिस्टेड एंटिटीज शैल बी कंडक्टेड बाय ओनली दोज ऑडिट फर्म्स जिनके पास वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है। ये रिक्वायरमेंट आपको लिखनी थी, इसका 1 नंबर दिया हुआ है सिर्फ इतनी सी बात का कि सेबी बोलता है कि सिर्फ वही फर्म्स लिस्टेड एंटिटीज को ऑडिट करेंगे जिनके पास वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है। तो इस बात का भी इन्होंने यहाँ पे 1 नंबर सिर्फ इस चीज़ का दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद इंस्टेंट केस, करंट केस में समझाया कि क्या होना चाहिए, सीए के ने ये ऑडिट करी है ये, तो इट इज नोटेड दैट, ये लाइन मैंने लिखी है यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यूज डीम्ड एज काउंसिल गाइडलाइंस एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ विच अट्रैक्ट्स प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। देखो इसको पढ़ के टिक किया हुआ एग्जामिनर ने और यहाँ पे 2 मार्क्स भी दिए हुए हैं। स्टेप 3C है ये, इसके 2 मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये रहा क्लोज 1 मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्लोज 1 के अंदर ये गिल्टी जाएगा। ये रहा क्लोज 1 ऑफ पार्ट 2, क्लोज 1 विद एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, तो कंक्लूजन भी हो गया आपका। तो ये मेरा कंक्लूजन है कि कॉन्ट्रावेंट द स्टेटमेंट, तो क्लोज 1 ऑफ पार्ट, तो क्लोज 1 का रेफरेंस भी आ गया और कंक्लूजन भी आ गया कि ये गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है। तो देखो एक एक चीज मार्किंग स्कीम में जो जो इनकी रिक्वायरमेंट है ना, वो एक एक चीज इसमें कंप्लाई हो रही है, तो इन्होंने 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स दिए हुए हैं, समझ लो, तो 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स दिए हुए हैं इसलिए। और अब तो आपके पास मार्किंग स्कीम है यार, अब तो आप समझ सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट को क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एटलीस्ट आई अंडरस्टैंड एक ही अटेम्प्ट किया है, लेकिन इस एक अटेम्प्ट में जितने भी क्वेश्चंस थे आप उनसे अंदाजा लगा सकते हो कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इंस्टीट्यूट इसमें कंपनीज का रेफरेंस चाहिए, टैक्स ऑडिट के क्लोज का रेफरेंस चाहिए, कारों के क्लोज का रेफरेंस चाहिए, कंक्लूजन चाहिए, कंटेंशन चाहिए, ये सब, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है मेरा 4A में फिर से मेरे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स है, तो मतलब ये भी मेरा एज पर मार्किंग स्कीम रहा है। अब ये क्या ना, ये आपका सेबी एलओडी रेगुलेशन से रिलेटेड था। मैं बता दूं सेबी एलओडी रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के नहीं जानी है, ठीक है। एलओडी रेगुलेशंस, क्योंकि हमारे टाइम में इसमें अमेंडमेंट्स भी बहुत थी, तो अमेंडमेंट्स होने के कारण वैसे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है, लेकिन ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है। अब 4A इसके मार्किंग स्कीम देखते हैं। ये देखो क्या है, 4 पॉइंट्स थे, ये मतलब कि 1 मार्क फॉर, सॉरी 5 पॉइंट्स थे, 1 मार्क फॉर 1 मिनट। तो ब्रैकेट में क्या लिखा, करेक्ट प्रोविजन भी सही होना चाहिए एंड कंक्लूजन भी सही होना चाहिए, तब आपको 1 पॉइंट का 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। आ जाओ, फर्स्ट पॉइंट क्या है, एज ऑफ 70 ईयर्स का। अब क्या होता है ना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हुआ मुझे, क्योंकि वो डायरेक्टर की बात थी, तो पहले तो उन्होंने बोला करेक्ट प्रोविजन, देखो मैंने रेगुलेशन लिखी है, रेगुलेशन 17, ठीक है। क्वेश्चन में इन्होंने डायरेक्टर की एज दी थी 70 ईयर्स। अब मुझे इतना कंफ्यूजन आ गया यार, ये एज लिमिट जो थी वो 70 ईयर्स थी या 75 ईयर्स थी, क्योंकि बहुत सारे ना कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो जाते हैं। जैसे लो में बहुत जगह कहीं पे 70 ईयर्स है, कहीं पे 75 ईयर्स है, अब यहाँ पे भी कहीं पे 70 ईयर्स है, कहीं 75 ईयर्स है। तो मैं अब मल्टीपल रिवीजन की हुई थी मैंने, बहुत ज़्यादा बार रिवाइज किया, तो मैंने थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर डाला, तो मुझे क्लिक हो गया कि नहीं यार, इसमें ना एज आपकी 75 ईयर्स ही था, तो मैंने रेगुलेशन का रेफरेंस दिया। फिर प्रोविजन समझाया कि नॉन एग्जेक्ट डायरेक्टर हु हैज अटेन्ड एज ऑफ 75 ईयर्स और मोर, इसको अंडरलाइन भी किया है। उसके बाद सिंस इसकी एज 70 ईयर्स एंड नो स्पेसिफिक एक्शन इज रिक्वायर्ड। देखो, और इन्होंने मार्किंग स्कीम कैसे मांगी थी, प्रोविजन करेक्ट होना चाहिए और कंक्लूजन करेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रोविजन रेगुलेशन 17 सही है, ये प्रोविजन सही है, कंक्लूजन सही है, टिक करके 1 नंबर एज इट इज दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट में फिर से रेगुलेशन 17A का था, क्योंकि ये लिमिट में था कि आप कितने लिस्टेड एंटिटीज में डायरेक्टर बन सकते हो एट ए टाइम, तो रेगुलेशन 17A समझाया मैंने, लिखा है, रेफरेंस दिया है, मैं बताया 7 लिस्टेड एंटिटीज जो लिमिट है उसको अंडरलाइन कर दिया। देखो यहाँ पे इसने टिक भी किया हुआ एग्जामिनर ने। उसके बाद ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फॉर दिस पर्पस लिस्टेड एंटिटी शैल ओनली बी द एंटिटीज हुज इक्विटी हैज बीन लिस्टेड। वो आप इनके भी देखोगे ना यार, एज इट इज उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है, ये रहा कि मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज, और 1 मिनट इसमें था क्या, जिसमें सिर्फ आपकी ओनली दोज हुज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड। तो ये वाला देख रहे हैं ना हम, ये वाला, हाँ, तो सिर्फ जिसकी इक्विटी लिस्टेड है उसी को मानते हैं। ये लिखा हुआ है कि ओनली दोज हुज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो मैंने क्लियर लिख दिया कि फॉर दिस पर्पस लिस्टेड एंटिटीज ओनली हुज इक्विटी हैज बीन लिस्टेड, तो फिर कंक्लूजन दे दिया, 1 नंबर इसका एज इट इज सही दिया इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फिर रेगुलेशन 17A का था फिर से, तो इसमें मैंने बताया 3 लिस्टेड एंटिटीज, इसमें फिर से वो लाइन मैंने रिपीट करी कि लिस्टेड एंटिटीज मींस ओनली हुज इक्विटी आर लिस्टेड, यहाँ पे टिक करके 1 नंबर दिया हुआ है, फिर कंक्लूजन बताया हुआ है। तो ये देखो एक एक चीज कितनी अप्रोप्रिएट एक्यूरेट जा रही है, इस बात के मार्क्स मिल रहे हैं। पॉइंट 4 में फिर से रेगुलेशन 17, अब आप देखोगे ना मार्किंग से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है, इसलिए इन्होंने आउट ऑफ आउट मार्क्स दिए हैं। यहाँ भी रेगुलेशन 17 है, एटलीस्ट 1/3 था तो 1/3 को अंडरलाइन कर दिया। हाउएवर ये जो कंडीशन थी वो बता दी कि अगर वो प्रोमोटर वगैरह है तो आपका 50% होना चाहिए, उसको अंडरलाइन कर दिया, प्रोमोटर अंडरलाइन कर दिया, और फिर कंक्लूजन बता दिया। तो ये देखो, हैंस दिस इज कॉन्ट्रावेंशन, ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन पढ़ के उसने टिक किया हुआ एग्जामिनर ने कि ठीक है बच्चे ने कंक्लूड किया कि कॉन्ट्रावेंशन है, तो इसको टिक किया और 1 नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं।
फिर आपका एक और फिफ्थ पॉइंट फिर से लगा 17A पे, फिर मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट मैक्सिमम 7 एंटिटीज में, इसमें ये है तो ये आपका इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन 1 नंबर दी, तो ये आपके 5 में से 5 नंबर ऐसे दिए हुए। तो अब देखो क्या क्या किया, सेबी रिलेटेड का क्वेश्चन था ना, तो रेगुलेशन सही लिखी है, प्रोविजन सही समझाए हैं, जो लिमिट्स थी, एज थी, परसेंटेज थी, उन सबको अंडरलाइन किया है, फिर कंक्लूजन भी दिया है कि आपका ये फाइनली कंक्लूजन है, और उन्होंने टिक करके उसके मार्क्स भी दिए। तो आप देख सकते हो 5 में से 5 नंबर मिले। अब 4B जो था ना, ये मेरा पूरा गलत है। क्योंकि कंटेंजेंट लाइबिलिटीज की ऑडिट ऑफ बैंक्स के अंदर कंटेंजेंट लाइबिलिटीज वाला पॉइंट आता है, तो वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो ऑफकोर्स देखो 5 में से 0 मार्क्स मिले, कुछ भी नहीं दिया। लिखा था मैंने, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं कभी ब्लैंक नहीं छोड़ता, जो मर्जी लिखा उससे रिलेटेड आधा नंबर भी मिल रहा है ना यार, तो आपके 39 के 40 या फिर 59 के 60 हो सकते हैं। सो कभी भी कॉम्प्रोमाइज, कभी भी आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना मार्क्स को। जो मर्जी आता हो लिख दो यार, रिलेटेड चाहे क्लोज लिख दो, सेक्शन लिख दो, जो भी आपको लगता है कि इससे रेलेवेंट हो सकता है, क्योंकि यू नेवर नो कि आप पता मार्किंग स्कीम में इसके मार्क्स हों। अब इसमें मुझे कोई आइडिया नहीं था कंटेंजेंट लाइबिलिटीज का ऑडिट कैसे करना है, जो स्टेप्स थे मुझे ध्यान नहीं थे, बट स्टिल मैंने लिखा कि नेशनलाइज्ड बैंक है, उसको ऑडिट करने आपको क्या करना चाहिए, कंटेंजेंट लाइबिलिटी की बाइफर्केशन दे दी, मांगे प्रोसीजर से मैंने बाइफर्केशन दे दी, हालांकि मार्क्स कुछ नहीं मिले, बट स्टिल ब्लैंक क्यों छोड़ना। ठीक है, तो 4B आप देख सकते हो, इतना सारा लिखा था मैंने, अपनी तरह से पॉइंट्स बनाए, ये पॉइंट्स भी बनाए ऑडिट के, लेकिन 0 मार्क्स क्यों, क्योंकि इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज से मैच नहीं करते। चलो नो वेज 4C में देखो, फिर मेरे मार्क्स 4 आउट ऑफ 4, फिर से 4 में से 4 नंबर है। अब ये क्वेश्चन कौन सा था, चलो देखते हैं। 4C, 4B तो गया, ये रहा 4C। क्या बोला, ये वो था आपका मैनेजमेंट ऑडिट है ना, जो चैप्टर उससे रिलेटेड था, तो इसमें ये पॉइंट्स मेरे एज इट इज याद थे। अब देखो ना, इतनी चीजें, इतने कीवर्ड्स आपको क्यों याद रहे, जब आप मल्टीपल रिवीजन करते हो ना, बार बार रेपिटेटिव रिवीजन करते हो, आपको तब याद रहते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बोला है कि कोई 4 पॉइंट, अब 4 नंबर का क्वेश्चन था ना, तो हालांकि इसमें 5 पॉइंट्स है, बट इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं कि आप 4 पॉइंट लिखो, 1 पॉइंट का हम 1 नंबर देंगे। इन्होंने यहाँ पे 5 लिखे हुए हैं। तो अब देखो क्या है, पहला पॉइंट फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। अब आप मेरा आंसर देखो, पहले मैंने थोड़ा मैनेजमेंट, अब इंस्टीट्यूट ने कैसे आंसर शुरू किया है, थोड़ा सा ये बता दिया क्या करना चाहिए, मैंने भी ऐसे किया है कि मैनेजमेंट ऑडिट कंडक्ट करते समय आपको इन चीज़ों से डील करना पड़ता है, इससे क्या है, ये बिहेवियरल कंसिक्वेंसेस आते हैं, उससे एंटेगोनिज्म की फीलिंग आती है। अब एंटेगोनिज्म के कॉजेज क्या होते हैं, फिर मैंने फाइनल आंसर स्टार्ट किया। पहला पॉइंट मैंने लिखा फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, ये देखो फियर ऑफ क्रिटिसिज्म मैंने लिख रखा है, इंस्टीट्यूट ने भी लिख रखा है। फिर फियर ऑफ चेंजेस इन डे टू डे वर्किंग हैबिट्स, ये देखो चेंजेस इन डे टू डे वर्किंग हैबिट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मेरा था फियर ऑफ प्यूनिटिव एक्शन, फियर ऑफ प्यूनिटिव एक्शन। ठीक है, फिर आपका होस्टाइल ऑडिट अप्रोच, होस्टाइल ऑडिट अप्रोच, इनसेंसिटिव ऑडिट प्रैक्टिसेस, इनसेंसिटिव ऑडिट प्रैक्टिस। तो देखो कीवर्ड्स मैच करें ना, आप ये भी देखोगे ना, आप ध्यान से देखो, एग्जामिनर ने क्या किया ना, हेडिंग, ये जो हेडिंग्स है ना, हेडिंग्स मैच की हुई है, कीवर्ड्स मैच किए हुए हैं। ये रहा फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, यहाँ पे टिक, अंदर का तो पढ़ा ही नहीं हो, अगर नजर मार भी ली होगी तो क्या फर्क पड़ता है, देखो कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं, वहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं। ये देखो ये लाइन मैच करी ना डे टू डे, यहाँ पे टिक करके मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये हेडिंग मैच करी, यहाँ पे टिक करके मार्क्स दिए हुए हैं, ये मैच करी, यहाँ पे टिक करके मार्क्स दिए हुए हैं, यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो कीवर्ड्स आपकी हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इंस्टीट्यूट के मैथ से आपके कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं तो बहुत हाई चांस है कि आपको यार बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद 6A में मुझे कितने मार्क्स मिले, इसमें 5 में से 1 नंबर मिला है। अब ये ऐसा क्या था, ये ऐसे 600 वगैरह से रिलेटेड था। ठीक है, तो इसमें मेरा कंक्लूजन वगैरह, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने मिस कर दी थी जो लिखनी चाहिए थी इसमें, या तो मुझे आती नहीं थी या फिर मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, तो इसमें ना काफ़ी पॉइंट मैंने मिस कर दिए, तो मुझे 1 ही नंबर मिला है, तो इसमें कुछ ऐसा देखने वाला नहीं है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 6B। अब 6B में भी मुझे 1 ही नंबर मिला हुआ है। ये इसमें भी सिर्फ देखो, अब 6B ना मैं आपको दिखाता हूँ, अब इसका भी मुझे आइडिया नहीं था क्वेश्चन का ज़्यादा, तो देखो मार्किंग फॉर एग्जाम्पल देने थे जिसके 4 नंबर थे, और ऐसे 230 विद एक्सप्लेनेशन का 1 नंबर था। मैंने आपको क्या बोला, मुझे आइडिया नहीं था आंसर में क्या आना है, फिर भी मैंने ऐसे 230 लिखा, ऐसे का नाम लिखा और ऐसे समझाया, 1 नंबर मुझे मिल गया। भले ही मुझे पूरे आंसर का कुछ नहीं पता था सॉरी, बट स्टिल ऐसे लिख दिया और उसका नाम नंबर लिख दिया, तो उसके मुझे 1 नंबर मिला हुआ है। समझे, तो अब 1-1 नंबर कैसे जोड़ा जाता है, आपको छीनने होते हैं मार्क्स एग्जामिनर से। फिर 6B, तो अब देखो लिखा तो मैंने बहुत कुछ है, देखो कितना कुछ लिखा है, सब में क्रॉस क्रॉस क्रॉस, क्योंकि इंस्टीट्यूट से मैच नहीं कर रहा, इंस्टीट्यूट की जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने फुलफिल नहीं करी, तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक। अब 6C जो है ना, 6C में देखो 4 में से 2 नंबर। अब ये भी आपका P से रिलेटेड था, तो क्लोज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल आपको लिखना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट लिखा, फिर आपका एक्सप्लेन किया कि क्या करना चाहिए, उसके बाद इन द इंसिडेंट, अब ये शायद मेरे कंक्लूजन अगर गलत हुए हैं, ये एक लाइन पता नहीं क्यों किस बात के मार्क्स काटे हैं। ठीक है ना, 6C में इन्होंने 2 नंबर दिए हुए हैं। फिर कंक्लूजन मेरा ठीक है। ओके, तो ये मेरी आंसर शीट थी। तो कुछ जो की टेक अवेज है ना हमारे, क्या, सबसे पहले ऐसे का नाम नंबर जरूरी है। आपको पूरा आंसर नहीं भी आता तो जो भी रेलेवेंट ऐसे नाम नंबर है जरूर लिखो। अपना माइंड ना चारों तरफ घुमाया करो। जैसे हमने वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री वाला क्वेश्चन देखा था, उसमें मैंने कारों का रेफरेंस दिया लेकिन शेड्यूल 3 का रेफरेंस नहीं दिया, तो वहाँ पे मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए, क्योंकि मार्किंग स्कीम में हमने देखा था कि प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट के भी मार्क्स थे।
तो आपको देखना पड़ेगा यार, हर तरफ नज़र घुमानी पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ें रेलिवेंट हो सकती हैं। जैसे कारों के लिए, लेकिन वो शेड्यूल 3 भी था वहाँ पे, तो वो मैंने नहीं लिखा, मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए, है ना। तो ऐसे नाम नंबर लिखोगे। कारों के क्लोजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स ऑडिट के क्लोजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन सही से लिखना है, जो भी लिखो उसको अंडरलाइन करना है, बड़ा बड़ा दिखना चाहिए एग्जामिनर को। कीवर्ड्स लिखने चाहिए, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। हेडिंग्स डालें तो हेडिंग्स कोशिश करो कि इंस्टीट्यूट के वर्ड से मैच करें, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं भी आता तो जो भी आपको लगता है ना रिलेटेड वो लिख दो यार, आधा एक नंबर जो भी आप फैच करोगे तो यू नेवर नो कि कौन कौन से कहाँ पे क्या क्या लिखा हो आपके काम आ जाए, ठीक है। तो आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहेगी। एंड एंड आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो आई होप ये आपको प्रेजेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार क्या होता है ना, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आपको सारा सिलेबस आता हो, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मार्क्स किसके मिलने हैं, जो आप उस आंसर कॉपी पे, आंसर शीट पे जो चीज़ लिख के आओगे ना, सिर्फ उसके मार्क्स मिलेंगे। आपके माइंड में पूरा सिलेबस भरा हुआ है, लेकिन आप उसको अगर प्रेजेंट नहीं कर पा रहे ना, तो आप नहीं स्कोर कर पाओगे। इसलिए अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। ऑडिट का पेपर कैसे लिखना चाहिए, मार्किंग स्कीम वैसे अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, लेकिन फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अटैच कर दिया, आप वहाँ से निकाल सकते हो, और मेरी सर्टिफाइड कॉपी भी मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ, तो आप दोनों चीज़ें वहाँ से रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। कोई अदर आपका डाउट है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप वीडियो यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।